पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द कार्बोनिल ग्रुप। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन द कार्बोनिल ग्रुप इज sp2, बिल्कुल सही है। कार्बोनिल ग्रुप की एक हाइब्रिड स्टेट sp2 होती है। ऑक्सीजन एटम अटैच्ड आज ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बिल्कुल सही है। अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को देखें तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। कार्बोनिल कार्बन एंड अदर 3 एटम्स लाई टू इट अटैच टू इट लाई इन द सेम प्लेन। आप चाहे इससे एल्डिहाइड बना लें और चाहे आप इससे कीटोन बना लें। अगर आप एल्डिहाइड बनाते हैं और आप इससे क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं, तो दोनों ही कार्बन एटम यानी ये 3 एटम आपके सामने बात कर रहे हैं, कार्बन से अटैच्ड ये और ये एक ही प्लेन में होंगे। हम कार्बन की बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने C लिया, यहाँ C डबल बॉन्ड O लिया और यहाँ पर आपने H लिया, मान लो एल्डिहाइड बनाया, तो एल्डिहाइड ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये एक ही प्लेन पर होंगे, ठीक है ना। तो चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्लेनर स्ट्रक्चर होता ही है, तो और एटम्स एक प्लेन पे ही होंगे। एंड द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही है, बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होता है, यानी इसमें चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, A B C D ऑल आर करेक्ट। 47 द IUPAC नेम ऑफ CCl3CHO। CCl3CHO में अगर हम लोग चले तो ये देखो CCl3CHO है, तो 1 2 2 ट्राईक्लोरो CHLORO और इथेनल, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, एथ, प्राइमरी सफिक्स एन और ई हटा करके अल, तो 2 ट्राईक्लोरो इथेनल। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ट्राईक्लोरो इथेनल। Which of the following reagents can be used to convert RCH2H into RCHO? देखो भाई, प्राइमरी अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर रहे हो एल्डिहाइड में, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, माइल्ड। सबसे पहले बात आती है कि Ag कॉपर, हाँ बिल्कुल सही है, ये हम यूज कर सकते हैं। ये डीहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है। डीहाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में हम लोग सिल्वर या कॉपर यूज करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये करता क्या है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग डीहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहते हैं। पीसीसी का काम भी यही है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। जबकि अगर आपने KNO4 का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भाई साहब आपको एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के बाद सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा, और यहाँ पर आपका O2 का तो कोई मतलब भी नहीं है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो इसमें सही आंसर A और C हो जाएगा, यानी कि थर्ड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 49 में विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन फॉर्म्स डाइमिथाइल कीटोन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट निकालने का हम लोग का तरीका है कि यहाँ से लाइन खींच के दोनों तरफ O दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ एसिटाल्डिहाइड बनेगा, यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड बनेगा, यहाँ भी एसिटाल्डिहाइड बनेगा। यहाँ जब लाइन खींच के आप O और O देंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी आपको एसीटोन मिलता हुआ दिखाई देगा। और यही डाइमिथाइल कीटोन मतलब एसीटोन की बात हो रही है, तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ से भी एसीटोन नहीं मिलेगा और यहाँ से एसीटोन नहीं मिलेगा, एक तरफ मिथाइल मिलेगा तो एक तरफ आपको इथाइल मिलना है, यानी यहाँ आपको 2 ब्यूटेनोन मिलेगा, जबकि वो कह रहा है डाइमिथाइल कीटोन, तो डाइमिथाइल कीटोन केवल सेकंड वाले ऑप्शन में ही मिलेगा। Which of the following alkyne can produce aldehyde on addition with water in presence of H2SO4 and HgSO4? बेटा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एक एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, और वो है एसिटाल्डिहाइड, एल्काइन के हाइड्रोलिसिस से, और वो सिर्फ बनता है एसिटिलीन से। एसिटिलीन के अलावा आप कोई भी एल्काइन लेंगे तो उससे हमेशा कीटोन बनेगा। तो यानी याद रखिएगा कि एल्काइन की हाइड्रोलिसिस से सिर्फ एक एल्डिहाइड बनता है एसिटाल्डिहाइड, और वो सिर्फ एसिटिलीन से बनता है। एसिटिलीन के अलावा कोई भी एल्काइन ली जाएगी तो हमेशा कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यहां पर इस कंपाउंड को हमने लगाया है डाइबल H और CH3CHO। आपको मालूम है जो डाइबल H है वो क्या करता है, डाइबल H CN ग्रुप को, किसको, CN ग्रुप को, यहां पर 2 CH2 हैं, सिर्फ CHO में कन्वर्ट कर देता है। ये डाइबल H का काम है। तो 3 काम करता है, ये साइनाइड को CHO में बदलता है, ये एस्टर को CHO में बदलता है, ये NCERT में दिया है, लेकिन ये एसिड क्लोराइड को भी CHO में कन्वर्ट करता है। तो ये साइनाइड को, एस्टर को और एसिड क्लोराइड को CHO में कन्वर्ट करता है। NCERT में हालांकि केवल 2 ही चीजें दी हैं, साइनाइड और एस्टर के लिए उन्होंने कहा है।
इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रोडक्ट में कितने होंगे। तो भाई अब इसकी भी हाइब्रिड स्टेट sp2 होगी क्योंकि एल्डिहाइड है, इसकी तो sp2 है ही है और इसकी भी sp2 है, क्योंकि ये जो डाइवेल H है ये अनसैचुरेसी पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। 52 पर आ जाते हैं हम लोग। CH3 CH2 MgBr HCN से हाइड्रोलिसिस। हमें अच्छे से मालूम है कि हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन जब भी ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से कराई जाती है तो एल्डिहाइड बनता है। तो बड़ा सिंपल सा काम हमें करना है कि जो भी RMgX आप ले रहे हैं और उस पर आप हाइड्रोजन साइनाइड लगा रहे हैं और दूसरे नंबर पर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो सिंपल MgX हटाइए और वहां पर CHO लगा दीजिए, यही आपका आंसर होगा। तो यहां पर आपने CH3 CH2 MgBr को हटाना है, उसकी जगह CHO लगा देना है, तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CHO, तो आंसर हो जाएगा CH3 CH2 CHO। फोर्थ आंसर सही। 53 पे आ जाइए। कैटलिस्ट SnCl2 और H2O किसके लिए यूज किया था? तो बेटा स्टीफन्स रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। स्टीफन्स रिडक्शन क्या करता है? एल्काइल साइनाइड को पहले नंबर पर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं SnCl2 + HCl, जिससे इम्यूनो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और बाद में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये साइनाइड को CHO में कन्वर्ट कर देता है। तो SnCl2 + HCl का प्रयोग हम लोग स्टीफन्स रिडक्शन में करते हैं। Which of the following will form silver mirror with tolerance reagent? सिल्वर मिरर कौन बनाएगा टॉलरेंस रीजेंट के साथ? भैया सारे के सारे एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, सब टॉलरेंस रीजेंट के साथ टेस्ट लेते हैं। अगर यहीं पर फेलिंग सोल्यूशन होता तो फिर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजोएल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता, जबकि टॉलरेंस रीजेंट में ऐसा नहीं है। सारे के सारे, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, वो सब टॉलरेंस रीजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर फोर्थ हो गया। द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रीजेंट फॉर द कन्वर्जन। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हम CO को कन्वर्ट कर रहे हैं CHOH, यानी एल्डिहाइड कीटोन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्कोहल। पहला वाला है क्लेमेंसन रिडक्शन, ये नहीं करेगा क्योंकि ये CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। दूसरा वाला है वुल्फ-क्विस्ट रिडक्शन, ये भी CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल ऐसा है जो कि कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट इन द फेलिंग सॉल्यूशंस ड्यू टू। तो बड़ा फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, इस बार नीट में क्वेश्चन भी आया था आपका, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। जो फेलिंग सॉल्यूशन A होता है वो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और जो फेलिंग सॉल्यूशन B होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। किसका? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, जिसको रोचले सॉल्ट भी हम लोग कहते हैं। तो अगर हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन को ओवरऑल देखते हैं तो वो कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का सॉल्यूशन होता है। चाहे तुम CuO से रिप्रेजेंट कर दो और चाहे तुम उसे CuOH होल ट्वाइस कर दो, और ये अपने आप को +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करता है और वहां पर रेड प्रेसिपिटेट देता है। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा। आपको क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता हुआ दिखाई देगा। 57 में देखें, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो कह रहे हैं कि क्या क्या बनेगा। तो हमें अच्छे से मालूम है कि जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहला तो यही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहां से O और यहां से H2 कंबाइन करके H2O बनाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनेगा। और फिर KOH और ग्लाइकॉल हमने लगाया, तो ये कौन सा रिडक्शन हो गया? वुल्फ-क्विस्ट रिडक्शन हो गया। तो जब वुल्फ-क्विस्ट रिडक्शन कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, यानी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस साथ में यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो वो कह रहे हैं कि A सही है, A यही होगा। C नाइट्रोजन गैस है, बिल्कुल सही है। C इज नाइट्रोजन गैस। इन द रिएक्शन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ-क्विस्ट रिडक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। A इज एल्केन, A एल्केन नहीं है, B एल्केन है एक्चुअली। तो इसलिए स्टेटमेंट A B C तो सही हो गया, D गलत हो गया। और B इज म्यू हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड, तो बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि B तुम्हारा एल्केन होगा। तो इसलिए इसमें करेक्ट आंसर सिर्फ कौन सा होगा? A B C होगा। 58 पर आ जाओ। ग्रिग्नॉर्ड एजेंट की रिएक्शन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है और उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। सिंपल सा काम होता है, सिर्फ MgBr आपको हटाना है, उसकी जगह COH लगाना है। यानी ग्रिग्नॉर्ड एजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको RMgX में से MgX हटाना है और उसकी जगह COH लगा देना है। तो यहाँ सिंपल आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। सेलेक्ट द रिएक्शन इन द फॉलोइंग इथेनोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट। इसमें इथेनोइक एसिड कहां बनेगा? तो जब तुम KCN की रिएक्शन कराओगे तो पहले तो यहां बनेगा C2H5CN,
जो कि हाइड्रोलाइज होकर के C2H5COH बनाएगा, यानी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। और तुमसे पूछा जा रहा है इथेनोइक एसिड, AgCN की रिएक्शन कराओगे तब तो भैया यहाँ NC बनेगा, क्योंकि KCN लगाते हो तो साइनाइड आता है, AgCN लगाते हो तो आइसोसाइनाइड आता है। और इसकी अगर तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे तो भाई यहाँ पर CH3NH2 बनेगा और प्लस साथ में फॉर्मिक एसिड बनेगा SCOH। हाँ, यहां पर KNO4 लगाने पर बीच से बॉन्ड टूटेगा और ये भी एसिड का पार्ट बनाएगा, ये भी एसिड का पार्ट बनाएगा, यानी यहां पर आपको मिलेगा CH3COH और प्लस साथ में मिलेगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो यहां आपको इथेनोइक एसिड मिलता हुआ दिखाई देगा। और CH3Br पर जब तुम मैग्नीशियम लगाओगे तो बनेगा CH3MgBr, और 3MgBr पर फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड लगाया और हाइड्रोलिसिस करा, इसके जस्ट पहले वाली रिएक्शन है, तो बस MgBr हटाना है और उसकी जगह COH लगाना है, यानी ये इथेनोइक एसिड यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ भी इथेनोइक एसिड मिलेगा और यहाँ भी इथेनोइक एसिड मिलेगा, यानी आंसर C और D होगा, यानी थर्ड आंसर इसका सही हो जाएगा। इथेनोइक एसिड ऑन हीटिंग विद P2O5, बहुत आसानी, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है CH3COH, और अगर तुम इसे P2O5 के साथ हीट करते हो तो P2O5 मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, यहाँ से H और OH कंबाइन करके H2 बना देगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। R, इसकी रिएक्शन आपने सेमी कार्बाजाइड से कराई हुई है, सेमी कार्बाजाइड। देखो बेटा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन हाइड्रोक्सिलेमीन से, हाइड्रोजीन से, फिनाइल हाइड्रोजीन से, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसे हम लोग ब्रैडीज एजेंट्स कहते हैं, ये सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करते हैं और ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। याद रखिएगा कि जब आप RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO को लें तो इसको ऐसे लिख दें, और सेमी कार्बाजाइड को पलट करके लिखना पड़ेगा, यानी H2N, और यहाँ लिखें NH, और यहाँ लिखते हैं C डबल बॉन्ड O NH2। ध्यान रखिएगा, सेमी कार्बाजाइड का इधर वाला NH2 पार्टिसिपेट करेगा, इधर वाला NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इधर वाला NH2 रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यहां से H2 निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। इसका प्रोडक्ट आपका बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH, फिर CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, NHC डबल बॉन्ड O NH2। सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन में क्या होगा, तो जब तुम CH3COH पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाओगे तो बनेगा CH3CH2OH अल्कोहल बनेगा। PCl5 लगाओगे तो CH3CH2Cl बनेगा, और अल्कोहलिक KOH लगाने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथाइलिन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहेलोजेनेटिंग एजेंट है। तो अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से H जाएगा और फॉर्मेशन इथाइलिन का हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन यहाँ पर होगा। कौन सा एलिमिनेशन होगा? E2। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर गिव्स एन एसिड एन अल्कोहल। कह रहे हैं कि कोई एक एस्टर है हमारा, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस जब हमने कराई, ठीक है ना, मान लो मीडियम हमने एसिडिक रखा, तो ये बॉन्ड यहां से ऐसे करके टूटेगा और आपको एस्टर की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और प्लस साथ में अल्कोहल मिलता है। पहले तो ये जानिए। अब वो कह रहा है कि A reduces फैलिंग सोल्यूशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ B gives A। भाई अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही क्या बन सकता है? एसिड बन सकता है। पहली बात तो वो कह रहे हैं कि जब इसका ऑक्सीडेशन कराया गया तो ये बना, और ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर रहा है। किसको रिड्यूस कर रहा है? फैलिंग सोल्यूशन को। सॉरी, बात वही है, चाहे टॉलरेंस रीजन की बात कर लें चाहे फैलिंग सोल्यूशन की बात कर लें। तो एसिड में मात्र एक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि टॉलरेंस एजेंट और फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। क्योंकि अगर फॉर्मिक एसिड को देखो तो उसमें साइड से एल्डिहाइडिक ग्रुप तुम्हें दिखाई देगा, CHO, और यही कारण है कि टॉलरेंस एजेंट और फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करता है। मतलब इसकी रिएक्शन टॉलरेंस एजेंट से कराने पर सिल्वर मिनरल मिलेगा, और इसकी रिएक्शन फैलिंग सोल्यूशन से कराने पर आपको क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। और ये किसके ऑक्सीडेशन से बन सकता है? तो ये 100% मिथाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ही फॉर्मिक एसिड बन सकता है। तो इसका मतलब ये एस्टर अब कौन सा हो जाएगा? ये फॉर्मिक एसिड का एस्टर होगा, जिसमें यहां पर अल्काइल मिथाइल होगा, यानी इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसे? मिथाइल फॉर्मेट। तो आंसर कौन सही हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, मिथाइल फॉर्मेट। 64 में देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग। ये रिएक्शन आप एनसीईआरटी में देखेंगे, मिलेगी आपको कि जब हम लोग बेंजोइक एसिड की रिएक्शन, ये आपका थैलिक एसिड है, सॉरी, अमोनिया कराते हैं, तो सबसे पहले तो बनता है COO NH4,
अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को जब आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने से यहाँ पर एमाइड का फॉर्मेशन ऐसे करके होता है, CuNH2 बनता है, और यहाँ CuNH2 बनता है, और इसको हम लोग कहते हैं थैलामाइड। और थैलामाइड को फिर से अगर हीट कर दिया जाए, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो आपकी यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, NH2 यहाँ से एक H लेकर के अमोनिया निकाल देता है, और जब यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ CO रहेगा, यहाँ CO रहेगा। अब बताओ यहाँ CO तो है ही, ये O नहीं जा रहा है, सिर्फ अमोनिया जा रहा है, गोला जरा गलत बन गया है, NH2 सिर्फ यहाँ से H लेकर अमोनिया बना रहा है, ठीक है ना, आप बात को समझना, ये O नहीं जा रहा है यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ CuNH2 है, CuNH2 में से सिर्फ क्या जाएगा, NH2 यहाँ से जाएगा, और यहाँ से जाएगा H, अमोनिया निकल जाएगा, तो यहाँ CO और बचा क्या, यहाँ NH बचा, तो इन दोनों के बीच में NH जोड़ दीजिए, तो इस कंपाउंड का नाम है PHTHALIMID, थैलामाइड, और जबकि इसका नाम है PHTHALIMID, थैलीमाइड। ये थैलामाइड है और ये थैलीमाइड है, थैलामाइड थैलीमाइड, ठीक है ना, थैलामाइड PHTHALAMID थैलामाइड, और ये PHTHALIMID है थैलीमाइड, तो थैलामाइड और थैलीमाइड बनता है, तो इसका सही आंसर आपका सेकंड हो गया। चलिए भाई, इस लिस्ट में आपसे पूछा जा रहा, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो पहली बात तो आप देख रहे हो कि इसको 20 से तोड़कर इसको O और इसको O दे रहे हैं आप, इसका मतलब ओजोनल से साफ करा रहे हैं, तो इसका मतलब A का तो आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। अब देखो जरा A का फोर्थ कहां दिया गया है, तो सेकंड और फोर्थ तो बेकार हो गया आपका, A का फोर्थ आंसर आपका फर्स्ट में दिया गया है और थर्ड में दिया गया है। अच्छा, B से प्रभाव पड़ नहीं रहा, अब C और D को चेक करना है। C में 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है कीटोन में, तो 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ये भी करा सकता है और ये भी करा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ CH2CH3 एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं आप COOK में, कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है और पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है, तो इसका मतलब पक्का ये होगा, क्योंकि जब तुम बेसिक मीडियम में KMnO4 लगाते हो तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बनकर के उसका पोटेशियम सॉल्ट बनता है, जो कि हाइड्रोलाइज होकर बाद में उस पर डाइल्यूट HCl लगा दो तो K हट जाएगा और वहां पर COH आ जाएगा। तो D के लिए तो मोस्ट सुटेबल आपका थर्ड हो गया, तो D के लिए थर्ड कहां दिया गया, तो यही दिया गया D के लिए थर्ड, तो आंसर फर्स्ट सही हो गया। भाई A का फोर्थ होना चाहिए, तो A का फोर्थ तो यहाँ है नहीं कहीं, तो ये दोनों सही थे, और D का क्या होगा थर्ड, तो अब B में काम बन जाएगा, क्योंकि CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CrO3 सब जगह यूज किया जाता है, PCC में CrO3 होता है, PDC में CrO3 होता है, जोन्स रीजेंट में CrO3 होता है, और सभी के सभी 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अब देखो यहाँ पर टॉल्यूवीन पर आपने क्या लगाया है, क्लोरीन लगाया है, वो भी सनलाइट। देखो जैसे ही आप टॉल्यूवीन पर क्लोरीन लगाओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका मतलब ये है कि ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा साइड चेन पर होगी, यानी कि अगर आपने यहाँ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 लगा दिया होता तो फिर वहां क्लोरीनियम आयन बनता और ESR होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर वो रिंग पर अटैक करता और थोर पैरा। तो ऑब्वियस बात है, एक एक करके हाइड्रोजन हटाएगा। तो पहले आइए ऑप्शंस पे चलते हैं। तो तुम देखो X का बेंजोडियाइड हो सकता है, सवाल ही नहीं उठ सकता X का बेंजोडियाइड, क्योंकि यहाँ पर तो Cl आएगा। अब हो सकता है यहाँ एक Cl की बात हो रही हो सकता है उन्होंने एक बार केवल कराया हो, एक Cl लाए, हो सकता है फिर क्लोरीनेशन आगे चला गया हो और भाई साहब 2 Cl की बात हो रही हो सकता है अगर अब तुमने एक बार और करा दिया तो फिर 3 Cl की बात हो जाएगी, है ना, तीनों H हट करके Cl आ जाएगा। हमें देखना है कि इन्होंने कौन सा प्रोडक्ट ले रखा है। तो पहला तो A तो पक्का है कि बेंजोडिहाइड तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरे ऑप्शन में आओ, X2 क्लोरोटॉल्यूइन कदापि नहीं हो सकता, 2 क्लोरो का मतलब यहां पर क्लोरीन लगा रहे हो, वो तो ESR के दौरान बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। C में भी तुम देखो 2 और 4 पर डाइक्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, तो 2 और 4 डाइक्लोरोबेंजीन का भी कोई मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि तुम क्लोरीन को फिर से बेंजीन रिंग पे लगा रहे हो जो कि ESR पे लगेगा, तो ये भी बेकार होगा। तो बचा कौन सा, चौथा, हाँ बेंजल क्लोराइड, बिल्कुल सही समझ में आया। इसका मतलब उन्होंने 2 बार केवल क्लोरीनेशन कराया, आगे वाले को छोड़ दीजिए आप, बेंजल क्लोराइड है, बिल्कुल सही है, बेंजल क्लोराइड बन सकता है हमारा। और अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, दोनों Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे, और जब 2 OH आ जाएंगे तो एक कार्बन पर 2 OH रह नहीं सकते,
यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बेंजोडिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ सही। 67 को देखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजोडिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। ये बेटा इटार्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट है ना। हम लोग इटार्ड ऑक्सीडेशन में CrO2 Cl2 से ऑक्सीडेशन कराते हैं, जिसमें पहले एक ब्राउन रेजिन बनता है जो कि हाइड्रोलिसिस पर बेंजोडिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। हालांकि इसका ऑक्सीडेशन CrO3 एसिटिक एनाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करा करके टोल्यूइन को बेंजोडिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर इटार्ड ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड इज एन एग्जांपल। आप सभी को मालूम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, चाहे हाइड्रोजन साइनाइड से एडिशन हो, चाहे सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन हो, चाहे ग्रिग्नोड से एडिशन हो, चाहे अल्कोहल से एडिशन हो, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड्स के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही देते हैं। 68 के बाद आइए 69, आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। भैया इसमें जब तुमने एसिटिलीन से एस्टरडिहाइड बनाया तो इसका मतलब पक्का है तुमने इस पर क्या लगाया होगा? HgSO4 Hg+2 लगाया होगा। इसकी तुमने हाइड्रोलिसिस कराई होगी। मैंने अभी बताया था एल्काइन की हाइड्रोलिसिस से एसिटाल्डिहाइड बनता है और सिर्फ एकमात्र एल्काइन है एसिटिलीन जो कि हाइड्रोलिसिस से एस्टरडिहाइड दे सकती है। तो इसका सही आंसर पहली बात तो या तो थर्ड होगा या फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही बेकार हो गए। अब वो कह रहे हैं वाई लगा करके तुमने यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, कार्बन भी बढ़ गया। देखो यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 3। इसका मतलब है कि इसमें तुमने कोई एक ऐसी रिएक्शन कराई है जो कार्बन को बढ़ा रही है। तो यहाँ PCl5 से तो कुछ होना नहीं, PCl5 लगाया होता तो भाई यहाँ कहीं Cl आता, तो यहाँ कोई Cl तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब बचा ये। बिल्कुल सही है। ग्रिग्नोड एडेंट लगाओगे तो किसी भी एल्डिहाइड पर, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड पर ग्रिग्नोड एडेंट लगाओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। देखो 2 डिग्री बन रहा, और इस 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या बनेगा? एसीटोन। तो देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो गया। Aldehydes other than formaldehyde reacts with grignard to give addition product which on hydrolysis gives secondary alcohol। ये तो मैंने अभी बताया कि formaldehyde 1 डिग्री अल्कोहल देता है, अन्य कोई एल्डिहाइड है 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल देगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। भैया ये बिल्कुल वही रिएक्शन है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और याद रखना है आपको कि कभी भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसकी रिएक्शन यदि आप प्राइमरी एमीन से कराएंगे, किससे कराएंगे? तो प्राइमरी एमीन में सिंपल यहां से दोनों H, यहां से O को लेकर H2O बनाएंगे, और दोनों H2O बनाने के बाद यहां पर ये कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड को जनरली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं C+N+R, और ये आपका कहलाता है शिफ बेस। क्या कहलाता है आपका? शिफ बेस कहलाता है। जब भी कभी किसी भी आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी एमीन से कराते हैं तो शिफ बेस का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। Which of the following does not answer आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? जिसमें या तो COCH3 ग्रुप हो एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, और अल्कोहल के केस में या तो CHOS-CH3 हो। ये आपको ढूंढना है बस। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड और कीटोन के केस में COCH3 होना चाहिए, और अल्कोहल के केस में CHOS-CH3 होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि उसमें CHOS-CH3 नहीं होता। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में CH3 और आप यहाँ CHOS सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 पाते हैं। देखिए CHOS-CH3 है। एसिटोफेनोन बिल्कुल सही है। C6H5 C डबल बॉन्ड OCH3 ये कीटोन है, और इसमें भी COCH3 है। और एल्डिहाइड में मात्र एक एल्डिहाइड है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और वो है एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसमें भी COCH3 है। एल्डिहाइड के अलावा, एस्टरडिहाइड के अलावा दूसरा कोई एल्डिहाइड होता ही नहीं जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे, हेलोफॉर्म टेस्ट है, क्योंकि मात्र एक एल्डिहाइड है जिसके पास COCH3 होता है, और कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो उसमें COCH3 ग्रुप नहीं हो। तो इसलिए पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म्ड when aldehydes and ketones reacts with amalgamated zinc and concentrated HCl, the reaction is called, बहुत ही आसान है, Clemmensen reduction। ZnHg concentrated HCl से Clemmensen reduction होती है। An organic compound of molecular formula C3H6O did not give a silver mirror test। ये सिल्वर मिरर नहीं फॉर्म करता टॉलरेंस एजेंट के साथ, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। देखो C3H6O का मतलब है इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। मैंने कहा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का मतलब है या तो इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है या फिर इसके अंदर एक साइकिल है। अब चूंकि साइकिल वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो पाई बॉन्ड से हमें काम चलाना है। तो पाई बॉन्ड में या तो हम इसमें CH3 CH2 CHO बना लें, एल्डिहाइड बना लें, और या फिर हम इसमें कीटोन बना लें, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 बना लें। और भी बना सकते हैं, वैसे ये भी बना सकते हैं, सब इसी के ही फॉर्म हैं जितने बने हुए हैं, चारों बन सकते हैं इससे, क्योंकि इन सभी की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। आगे पढ़ने दें क्या कहें। वो कह रहे हैं कि डज नॉट गिव सिल्वर टेस्ट।
सिल्वर फॉर्म नहीं करता टॉलरेंस एजेंट के साथ, मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। लेकिन कह रहे हैं बट गिव्स ऑक्सीन विद हाइड्रोक्सिलेमिन। देखो ऑक्सीन जो बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन ही बनाते हैं। पहले प्रूव हो चुका है एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ऑक्सीन बना रहा है, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड या कीटोन है। तो एल्डिहाइड पहले से नहीं तो बचा कौन? कीटोन। तो इसका सही आंसर कीटोन होगा। तो इसका सही आंसर सिंपली हो जाएगा CH3CO CH3। Which of the following compound will undergo Cannizzaro reaction? Cannizzaro reaction सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये Cannizzaro reaction will undergo Cannizzaro, तो Cannizzaro reaction देगा, ये Cannizzaro reaction देगा। Which of the following compound will undergo Cannizzaro reaction? ये Cannizzaro reaction नहीं देगा, ये भी Cannizzaro reaction नहीं देगा, ये सिर्फ ये है जो Cannizzaro reaction देगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये भी एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ये भी एल्डोल देगा, और बेंजोडिहाइड के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए Cannizzaro रिएक्शन देगा। When propanol reacts with 2-methyl propanol reacts with 2-methyl propanol in presence of NaOH, 4 different products are formed. The reaction is known as। बेटा जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उनको आप किसी डाइल्यूट बेस जैसे एक्वस KOH है, डाइल्यूट NaOH है, डाइल्यूट KOH है, एक्वस Na2CO3 है, एक्वस K2CO3 है, या बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर आपको 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और इस रिएक्शन को हम लोग क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? क्रॉस एल्डोल कहते हैं। अच्छा, अगर इसी में अगर आपने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड का प्रयोग कर दिया और उसकी रिएक्शन आपने एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन से करा दी, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। ये भी क्रॉस एल्डोल है, लेकिन उसका नाम होता है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। आइडेंटिफाई। अब आप जब कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो पहली बात तो कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज होते नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे कीटोन को तो कीटोन में ये वाला पार्ट SCOH में चला जाएगा, जो कि बाद में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और जबकि ये वाला जो पार्ट है जो X होगा आपका, वो बनाएगा COOK। और इसी COOK पर जब तुमने क्या कराई? हाइड्रोलिसिस कराई, मतलब मीडियम क्या कर दिया? एसिडिक कर दिया, तो बस ये K हट जाएगा यहाँ से और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH। यानी आपको पहले पोटेशियम फॉर्मेट मिलेगा, पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा, और फिर बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। 78 में देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमराइज ड्यू टू, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सभी को पता होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में पाई जाती है। बेसिकली ये वेपर स्टेट में जब होता है तो ये डाइमराइज इस तरह से होता है, वो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका डाइमराइजेशन होता है और ये एग्जिस्ट करता है RCOOH का होल ट्वाइस के फॉर्म। ऐसा या तो वेपर स्टेट में जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और या फिर ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में आप इसको लेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाते हैं। ऐसा हम लोग एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन में भी पढ़ते हैं, जहाँ वांट ऑफ फैक्टर निकाला जाता है। तो है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आंसर सही हो जाएगा। Which of the following compound would have the smallest value of pKb? pKb की वैल्यू सबसे कम, यानी तुमसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा जा रहा है, क्योंकि सबसे कम pKb की वैल्यू का मतलब है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? तो ऐसा इसका सही आंसर होगा सेकंड, क्योंकि यहाँ 2 फ्लोरीन है और वो अल्फा पोजीशन पे लगे, तो इनका -I सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे भी देखो 2 फ्लोरीन है, लेकिन ये अल्फा, बीटा और गामा पे लगे हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे -I कम होता जाएगा। यहाँ भी 2 फ्लोरीन है, लेकिन एक लगा है बीटा पोजीशन पर, एक लगा है गामा पोजीशन पर, ये भी। और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, एक लगा है अल्फा पर, एक लगा है बीटा पर, एक लगा है गामा पर। अगर आपसे इसमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ दिया था तो सबसे पावरफुल हो जाता आपका सेकंड के बाद अगर आप देखेंगे तो एक लगा है सेकंड पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर दोनों बीटा पोजीशन पे हैं, यहाँ एक बीटा पे है, एक गामा पे है, और यहाँ दोनों गामा पे हैं, और यहाँ एक बीटा, दोनों किस पोजीशन पे है? बीटा पे है। तो इसका मतलब सेकंड के बाद कौन सा आ जाता? 4, क्योंकि ये दोनों बीटा पे है। फिर थर्ड आ जाता, क्योंकि एक बीटा पे है और एक गामा पे है, और फिर आ जाता फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्लोरीन किस पोजीशन पे? गामा। क्योंकि यहाँ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एसिड क्या होता जाएगा? कमजोर। तो यहाँ फ्लोरीन सबसे पास है, यहाँ 2 फ्लोरीन अल्फा पे हैं, यहाँ दोनों फ्लोरीन बीटा पे आ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ एक बीटा पर है और एक गामा पर है, और यहाँ दोनों गामा पर हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाता। वैसे हमसे ये पूछा नहीं गया था, तो आंसर सेकंड सही हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कौन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा? जिसमें कैनिजारो रिएक्शन देखो आप देख सकते हो, इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
इसके पास भी कोई अल्फाइडोन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फाइडोन है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, फोर्थ आंसर। कंपाउंड ए एंड सी इन द फॉलोइंग, हम जब इस स्टडीहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉड एजेंट से कराएंगे और बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमें मालूम है कि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी होता है, एल्डिहाइड लेते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इस पर आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिटोन लगा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये प्रोपीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। और HBO आप जब रिएक्शन कराते हैं तो HBO वाटर को ऐड करता है अकॉर्डिंग टू किसके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पर बनेगा CH3 CH2 CH2OH। ये वाटर ऐड करता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। और पूछा जा रहा है दोनों आपस में कौन सा आइसोमर्स है, तो तुम देख सकते हो यहाँ OH 2 पोजीशन पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ OH 1 पोजीशन पर है। ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। Given below are the two statement, one labeled as assertion and other labeled as reason। कहा जा रहा है acetaldehyde is more reactive than acetone in nucleophilic addition। बिल्कुल सही है, एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से हमेशा ज्यादा होती है। And 2 alkyl groups in the acetone reduces the electrophilicity of carbon। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 2 एल्काइल हैं वो प्लस आई के द्वारा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को घटा देंगे। यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर कार्बन पर ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये 2 एल्काइल प्लस आई के द्वारा घटाएंगे, और दूसरा स्टेरिक फैक्टर के द्वारा ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या करेंगे, दिक्कत भी करेंगे। ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसका कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन दिस रिएक्शन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा। अच्छा देखो, इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं कि तुम इसका प्रोडक्ट बनाओ। आपने डाइल्यूट एनएच देखा, मतलब आप समझ गए कि एल्डोल कंडेंसेशन है। क्या है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। उसका मतलब ये 2 रिंग आपस में जुड़ेंगे, तो 2 रिंग कहां कहां जुड़ी दिखाई दे रही है। ये तो वैसे बेकार हो गया, इसमें एक ही रिंग दिख रही है। ये भी बेकार हो गया क्योंकि इसमें भी एक ही रिंग दिख रही है। अब बचा ये और अब बचा ये, तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखो तुम जरा ध्यान दो, जो भी कंपाउंड बन रहा है उस पर तुमने अमलगमेटेड जिंक और HCl लगा दिया। इसका मतलब है या तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो चूंकि कीटोन दिख रहा है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। लेकिन ZnHgHCl क्या करेगा, उस कीटोन को CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब अब प्रोडक्ट में आपको कीटोनिक ग्रुप नहीं दिखना चाहिए, और आप देखो यहाँ प्रोडक्ट में कीटोनिक ग्रुप आपको दिख रहा है, बेकार हो गया। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हो गया, सेकंड सही आंसर हो गया। इसको बना के देखने की आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस से हम अपना आंसर निकाल लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp2 टू sp3 कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप C डबल बॉन्ड O पर कोई न्यूक्लियोफाइलिक अटैक कराते हो तो ये बॉन्ड उधर टूटता है और ये बन जाता है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट भी डेवलप होती है, वो एक अलग चीज हम डायरेक्ट आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो इस कार्बन की पहले हाइब्रिड स्टेट थी sp2, लेकिन अब यहाँ कार्बन की हाइब्रिड स्टेट हो गई sp3, तो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जब तुम हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन कराओगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, O से जुड़ जाएगा H, यहाँ जुड़ जाएगा Cn। अब तुमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिटोन लगाया जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इस अल्फा कार्बन से जाएगा OH और बीटा से जाएगा H। तो बस अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देना है, Cn लगा देना है। और जैसे तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो हाइड्रोलिसिस क्या करता है, Cn ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है COOH में, तो Cn की जगह COH आ जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा। 86 पे आओ तो IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बहुत आसान है। इसका बेसिक जो कंपाउंड है वो बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि CHO पावरफुल है इसलिए इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। 4 पर हाइड्रोक्सी है, 2 पर मिथाइल है, तो 4 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। बेंजल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजनमुंड रिडक्शन ऑफ। रोजनमुंड रिडक्शन से बेंजल्डिहाइड कहां मिल सकता है, सेकंड, क्योंकि एसिड क्लोराइड की रिडक्शन से ही एल्डिहाइड बनते हैं रोजनमुंड रिडक्शन में। तो यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड का जब आप रिडक्शन कराएंगे, ठीक है ना, तो फॉर्मेशन किसका होगा, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन। द रिएक्शन CO प्लस HCl आपने लगाया है इन प्रेजेंस ऑफ एनएडस AlCl3, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, गाटरमैन्स कोच रिएक्शन के नाम से जाना जाता है।
ये एक तरह की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, जिसमें मतलब एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि CO प्लस HCl रिएक्शन करके HCOCl पहले बनाता है और HCOCl3 AlCl3 से रिएक्शन करता है और AlCl4 नेगेटिव बनता है और प्लस साथ में यहाँ Hc डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यही इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करता है और बेंजोल्डिहाइड बनाता है। इसका आंसर है गाटरमैन-कोच रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन कन्वर्ट्स A to B? आपको इसको CHO में कन्वर्ट करना है। CH3 जैसा है वैसा ही है, PCC से कुछ होना नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड पे प्रभाव डालेगा नहीं। ओजोनोलिसिस अगर हम लोग कराते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो यहाँ कार्बन फिर अलग हो जाएगा, तो इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। BH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH नेगेटिव, यस, इससे कुछ काम बन सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो पहली बात तो BH3 क्या करेगा, एंटी मार्कोनी काफ्स रूल से वाटर को ऐड करेगा, तो ये ऐड कर देगा, तो कोई एक H को यहाँ से जोड़ देगा और OH को यहाँ से जोड़ देगा, एंटी मार्कोनी काफ्स रूल। और बस अब इसके बाद तुमने इस पर PCC लगाया है, तो PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, तो इसका सही आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन रैपिडली? सबसे आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कौन देगा? तो आपको अच्छे से मालूम है कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के दौरान, बस डायरेक्टली हम तुमको बता देते हैं, हम लोग जब सोडा लाइम का प्रयोग करते हैं, NaOH चिल्ड्रंस ऑफ CO और ऐसे हम लोग हीट करते हैं, तो यहाँ पर RH बनता है। एक्चुअली यहाँ पर जो इंटरमीडिएट, यहाँ पर CONA का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर कार्बन आयन बनता है और डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करिए, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा। अच्छा देखो, यहाँ से CO हटेगा तो कार्बन आयन यहाँ जनरेट होगा, यहाँ से CO हटेगा तो कार्बन आयन यहाँ जनरेट होगा, और यहाँ CO हटेगा तो कार्बन आयन यहाँ जनरेट होगा। ये जो NO2 है ये दिखाता है -M और -I, और ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जो कि इसके नेगेटिव चार्ज को घटाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी इसके द्वारा बनने वाला कार्बन आयन सबसे स्टेबल होगा, इसलिए इसका डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस सबसे आसानी से हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो वो चूंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो उससे डीकार्बोक्सिलेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। और इस तरह से आपका ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।